सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, कुछ मिलेगा यहाँ। बी टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं सिद्धार्थ। कल पटना में हुए बम धमाकों में पुलिस ने संदिग्ध इम्तियाज को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने पूरे वारदात का मास्टरमाइंड तहसीन को बताया। यानी वारदात में इंडियन मुजाहिदीन के शामिल होने की जो अटकलें थी वो सही साबित हो गई। हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेने से कतरा रही बिहार सरकार को गृह मंत्रालय ने राहत दी। सुशील कुमार शिंदे ने साफ कर दिया कि उनकी ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, और यही बात नीतीश कुमार मीडिया को कल भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच 2 बड़े सवाल हैं। एक सवाल यह कि अब यहां से किस तरह से काम किया जाएगा, और दूसरा यह कि क्या आतंकियों के टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। ब्लास्ट का दंगा कनेक्शन, मुजफ्फरनगर दंगे का जवाब है पटना के 7 धमाके। मोदी की रैली से ठीक पहले जिस तरह पटना में 7 बम धमाकों को अंजाम दिया गया,
उसके बाद अलग अलग बयान आए, राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन धमाकों के कई घंटों बाद अब नए नए राज बेपर्दा हो रहे हैं। धमाकों के पीछे की साजिश और मास्टरमाइंड धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान, रेलवे स्टेशन समेत 7 जगह धमाके किए गए, कई लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने धमाके के आरोप में इम्तियाज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इम्तियाज ने गुनाह कबूल किया है। पुलिस की माने तो इम्तियाज ने खुलासा किया है कि ये धमाके मुजफ्फरनगर दंगे के जवाब में किए गए हैं। पटना ब्लास्ट की साजिश काफी पुख्ता थी। पुलिस के मुताबिक जिस तैयारी के साथ धमाकों को अंजाम दिया गया, अगर वो षड्यंत्र पूरा हो जाता तो गांधी मैदान का मंजर बेहद दर्दनाक हो सकता था। पुलिस की माने तो आतंकियों की संख्या 6 से 7 थी और वो लोग गांधी मैदान में मौजूद भीड़ पर बम फेंककर भगदड़ मचाने की फिराक में थे। पटना सीरियल ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों की माने तो धमाकों का मास्टरमाइंड मोनू उर्फ तहसीन अख्तर है। मोनू उर्फ तहसीन अख्तर इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। तहसीन यासीन भटकल का करीबी भी रह चुका है। इंडियन मुजाहिदीन के मुखिया यासीन की गिरफ्तारी के बाद से ही मोनू उर्फ तहसीन NIA के रडार पर था। सूत्रों की माने तो बिहार के दरभंगा का रहने वाला तहसीन पटना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। सूत्रों के मुताबिक रांची में बैठकर ही तहसीन ने अपने साथियों के साथ धमाके की साजिश रची। इस काम के लिए उसने अपने 4 साथियों को मोटिवेट किया। उसकी योजना बेहद पुख्ता थी, लेकिन उसके साथियों से बम प्लांट करने और टाइमर फिट करने में चूक हो गई। नतीजा ये रहा कि गांधी मैदान में धमाका होने से पहले दूसरी जगहों पर धमाके हो गए। धमाके के बाद छापेमारी का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियां धमाकों के तार जोड़ने की कोशिश में लगी हैं। धमाकों में जहां तारिक नाम के एक आतंकी की मौत हो गई, वहीं गिरफ्तार इम्तियाज से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इम्तियाज के खुलासे के आधार पर रांची में छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस को 2.5 किलो विस्फोटक से भरा एक प्रेशर कुकर, एक CD के अलावा ओसामा बिन लादेन की तस्वीर मिली है। फिलहाल पुलिस तहसीन और उसके दूसरे साथियों की तलाश में लगी है। हालांकि इस बीच भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि आतंकी भाग न सके। लेकिन इन धमाकों के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है सुरक्षा व्यवस्था का। दरअसल गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 24 सितंबर को तमाम राज्यों को अलर्ट भेजा गया था कि जहां भी मोदी का कार्यक्रम हो, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा के अंदर हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्याम जाजू जी जुड़े हैं। इसके अलावा C पाल सिंह, पूर्व IG पंजाब पुलिस हमारे साथ में है, इंटेलिजेंस को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं। शिवाजी सरकार हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही मनोहर मनोज जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल मनोहर मनोज जी आपसे ही है, क्या नरेंद्र मोदी टारगेट पे थे, ये माना जाए? मोदी, देखिए, अब ये तो बड़ा ही पिन पॉइंटेड सवाल आपने किया। कल की जो उनकी रैली थी वो एक बड़ी महत्वपूर्ण रैली थी, क्योंकि उनके जो सबसे धुर राजनीतिक विरोधी जो NDA के ही पार्टनर थे, उनके प्रदेश पटना में, बिहार की राजधानी पटना में रैली हो रही थी, जिसकी पृष्ठभूमि की तैयारियां काफी महीनों से हो रही थी जी। और बड़ा ही वो दिलचस्प रैली के रूप में पूरे देश भर के राजनीतिक समीक्षकों के द्वारा देखा जा रहा था। और कल में ही ये ब्लास्ट होना, चाहे वो इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा की जाए या किसी राजनीतिक साजिश के तहत की जाए, इसका खुलासा तो हो रहा है, जैसे कि आपके रिपोर्टों से जाहिर होता है। तो ये एक तरह से दोहरी चिंता है कि क्या राजनीतिक विरोध जो है वो इस तरीके की हिंसा और विस्फोट का स्थान लेगा। दूसरा ये कि क्या बिहार, जो देश में 2 और से लेकर के 3 दशकों के बीच में जो ये देश में जो इस्लामिक आतंकवाद का दौर चला, जो एक सेपरेटिज्म का दौर चला, क्या बिहार अब उसकी एक नया एपिसेंटर के रूप में उभर रहा है? जिस तरीके से पिछले 3-4 वारदात हुए और उसकी कड़ी दरभंगा मॉड्यूल से जोड़ करके देखा गया, इंडियन मुजाहिदीन के लिए दरभंगा एक बहुत ही जाना माना परिचित नाम हो गया है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की इतनी सारी रैलियां हो रही थी
कथित रूप से बड़ी सफल रैली हो रही थी, और पटना में जब वो रैली करते हैं उसी समय इस घटना को अंजाम दिया जाता है और यह कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर में जो ये एक कॉम्युनल जो टेंशन हुआ उसका बदला लिया गया, जो कि आईएम के द्वारा जारी किया गया है। तो ये कई तरीके से बड़ी स्थिति चिंताजनक है। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारे घटनाक्रम पर जो टिप्पणी दी है उससे थोड़ी सी आस बधी है कि उनमें कहीं ना कहीं उनमें एक राजनीतिक बौखलाहट नहीं था, और उन्होंने इसको साफ साफ स्वीकारा है कि यह देश के इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा या और सेपरेटिस्ट एलिमेंट के द्वारा किया गया वारदात हो सकता है, इससे वो इनकार नहीं करते हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो वह जिस तरीके से पिछले 4-5 वारदात जो बिहार में हुए जी, और उस कड़ी में ये जो नई वारदात जो हुई है वह एक नया प्रश्न उनके सामने जरूर खड़ा कर रहा है। जाजू जी, क्या आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही आतंकियों के निशाने पर थे? निश्चित रूप से आज मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां सब लोगों जनता तक पहुंच रही है और इन्वेस्टिगेटर एजेंसीज के प्रतिनिधियों ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं, इससे लगता है कि निश्चित रूप से मोदी जी इस आतंकवादियों के निशाने पर थे और रैली को तहस नहस करने का उनका इरादा था। उनके दुर्दैव से और पूरे देश के सुदैव से उनके वो टाइमर का गड़बड़ हो गया और वो बिफोर रैली शुरू होने के पहले ही इसकी बात लोगों के ध्यान में आ गई जी, पुलिस के ध्यान में आ गई और इसको ज्यादा जो नुकसान होने वाला था उससे हम बच गए। ठीक है शिवा जी, आप जरा बताएं कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि जो बात मनोहर साहब कह रहे थे उनका यही कहना है कि दोहरी चिंता का विषय है, और वाकई जमीनी तौर पर देखें तो दोहरी चिंता का ये विषय है। पर चूंकि चीजें इतनी उलझ चुकी हैं, आईबी की हम लगातार बात कर रहे हैं, शुरुआत में आईबी अपनी ओर से बात कर रहे थे कि हमने अलर्ट जारी किया है, 23 अक्टूबर की तारीख की बात की गई, फिर आज गृह मंत्रालय ने बात कही कि नहीं हमने कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, नीतीश कुमार कल मीडिया को समझाते रहे कि नहीं कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। तो यहां स्थिति बड़ी जो कहते हैं पारदर्शी नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति के अंदर कैसे चीजों को समझा जाए? देखिए, एक चीज़ तो ये साफ हो गया है, गृह मंत्रालय का जो भी स्टेटमेंट आया उसके बाद कि कोई अलर्ट उस तरह से जारी नहीं किया गया था। पर यह भी सही है कि केंद्र ने जहाँ तक नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं उसके बारे में एक जनरल अलर्ट सभी राज्यों को एक जारी किया था कुछ समय पहले जी, और उसके तहत अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जो ब्लास्ट की बात जहाँ तक है, वेदर नरेंद्र मोदी टारगेट थे या नहीं, अभी कहीं ना कहीं वो टारगेट तो थे, पर मेरे ख्याल में जिस तरह से सारे 6 धमाके जिस तरह से प्लान किया गया था गांधी मैदान के चारों तरफ से जी, और उससे पहले जो है पटना जंक्शन स्टेशन पे के पास जो ब्लास्ट हुआ था उससे सबक लेते हुए मेरे ख्याल में पुलिस को गांधी मैदान में सक्रिय होकर सारी छानबीन करनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जिस तरह से ये सारी ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी उससे ये लगता है कि टारगेट जो है सीधे सीधे जो है रैली था, कि रैली में अफरा तफरी मच जाए, और अफरा तफरी अगर मचता है, स्टैम्पेड अगर होता वहाँ तो बहुत ज़्यादा जाने जा सकती थी, और उससे जो है मेरे ख्याल में उनका जो मकसद था कि रैली जो है वो नहीं हो पाती, लोगों में एक दहशत फैलती। और जिस प्रकार के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ब्लास्ट होने के बावजूद भाजपा का नेतृत्व या नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि नहीं हम जाके रैली को संबोधित करेंगे, अगर रैली को संबोधित नहीं करेंगे तो वहाँ अफरा तफरी मच सकती है। मेरे ख्याल में वो जो निर्णय रहा है एक राजनीतिक दृष्टिकोण से वो बहुत सही रहा, अन्यथा एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। हाँ, सिंह साहब आप जरा अपने अनुभव से बताएं, चूंकि अब इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसके अंदर पूरी तरह से आ चुका है, यहाँ से जांच किस तरह से आप जाती देखते हैं? पहले तो इसका कल का और आज का जो 2 वेरवे सुनिए कि पहले कल तक क्या होता रहा और आज क्या। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई टेररिस्ट घटना होती है, जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कोई मौतें हो जाती हैं, तो हम उसको इमीडिएटली जो रंगत है उसको इमीडिएटली पॉलिटिकल रंगत दे देते हैं जी। कल तक जो रंगत दी जा रही थी यही कहा जाता था इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जानबूझ के जिसको फ़ायदा हो रहा उसने कहा है ये है वो है। कल तक तो यही बात होती रही। आज की जायजा से ये लगता है कि ये बात गलत थी, इसमें इस्लामिक मुजाहिदीन का हाथ था। अब जहाँ तक इस्लामिक मुजाहिदीन का साथ है, आप इससे
अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब इसको टुंडा को गिरफ्तार किया गया और भटकल को गिरफ्तार किया गया तो उनकी इंटेरोगेशन से क्लियरली उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत से मॉड्यूल और बहुत से सेल काम कर रहे हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने अलर्ट इन जनरल सब स्टेट को दिया कि इनके कई सेल यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। हर सेल की वाकफियत होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कई सेल ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़े इंटेरोगेशन की भटकल की, तो उसने ये भी कहा कि हमने कई, एक भटकल और टुंडा ने कहा, जो टुंडा एक्सपर्ट था बम बनाने का, कि हमने कई जगह पे लोगों को ट्रेन कर दिया है बम बनाने में, जो इंडियन मुजाहिदीन के आदमी हैं। जो इसका सिग्नेचर है क्लियर आ रहा था कि इंडियन मुजाहिदीन, क्योंकि उसमें जो टाइमर है जिसकी एक्सपर्टीज इन्होंने खुद मानी है टुंडा ने और भटकल ने, तो इसमें टाइमर बम हुए ना। पहली बात तो है कि इसकी जो सामने नज़र आ रही थी कल तक मुझे कि यहाँ पे किसी न किसी मुजाहिदीन और इनका ताल्लुक है। नंबर दूसरी, जी अलर्ट की बात मैं नहीं समझूंगा। अगर अलर्ट होता है या नहीं होता उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारी दुनिया को आप अलर्ट कर देंगे। दैट इज नो एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमें मिलती है जब आप किसी को इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेट से आपको ब्रीफ जो मिलता है वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होता है। तो आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस यहाँ पे मिल गई थी कुछ हद तक भटकल की और टुंडा की, उसके बेसिस पे आपने स्टेट को कहा। और जहाँ तक बिहार का है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिम्मी के बहुत से सेल थे। जब सिम्मी को कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन मुजाहिदीन में, उसको फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन की, वो सारे के सारे सेल, सारे के सारे मॉड्यूल इंडियन मुजाहिदीन के बन गए। तो इस वजह से बिहार में काफी ज्यादा इनके सेल्स थे। उसका ऑब्वियस रीजन है कि उनको जगह मिलती थी, छुपने की जगह उनको मिल जाती थी, रहने की जगह मिलती थी, मिक्स हो जाते थे लोग, तो वहां पे काफी ज्यादा सेल थे। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कोताही दो ही हुई। एक कोताही के जनरल अलर्ट के बाद छोड़ी है, ये इनको पता था कि इंडियन मुजाहिदीन के यहाँ सेल्स हैं, जबकि भटकल की और टुंडा की स्टेटमेंट थी। दूसरी बात, जब ये सेल्स थे और एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आ रहा है यहाँ पे, तो आपने उसकी क्या डिप्लॉयमेंट में क्या क्या, फॉरगेट अबाउट इंटेलिजेंस, आपकी डिप्लॉयमेंट इतनी डिफेक्टिव है कि आपको 3 टायर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक एक चप्पा चप्पा को हम देखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, और वहाँ बम पे बम धमाका अंदर हो रहा है, और जब रैली खत्म हो गई उसके बाद भी 4 बम निकले, तो क्या उसको सैनिटाइजेशन किया गया? तो उसमें मैं समझता हूँ कि लोकल प्रशासन की बहुत ज्यादा कोताही है। आपने बहुत अहम बात की, लोकल प्रशासन की आपने बात की, यानी जो बुनियादी पुलिसिंग होती है ग्राउंड लेवल पर, जहां पर एक पुलिस वाला संपर्क में होता है, चीजों को जानता है, उस क्षेत्र को समझता है, वहां भी मात खाई है। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे। इसी विषय पर हम बात करेंगे कि जमीनी तौर पर कैसे नेटवर्क को ठीक किया जाता है, या आखिर नेटवर्क किस तरह से बिहार में काम करता है, ये जानने की हम लगातार कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। लगातार हम इसी विषय पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, संक्षेप में जवाब आपसे चाहूँगा। बिहार के अंदर लगभग 8.5 करोड़ की जनता है और 76,000 पुलिस वाले हैं, ठीक है। 1097 के आसपास पुलिस थाने हैं। जमीनी तौर पे आप देखें तो बहुत एक वास्ट डिफरेंस है। इतनी बड़ी जनता को अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं, तमाम जगहों की बात करते हैं, ऊपर से पॉलिटिकल बहुत सेंसिटिव एरिया है,
छोटी छोटी रैलीज के अंदर आज भी लोग सामने से सुनने के लिए आते हैं रैली में क्या होता है, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कैसे निपटा जाए? मैं आपको यस करता हूँ, ये तो आपको सारी कंट्री के अंदर है। हमारी जो पुलिस वर्सेस पॉपुलेशन की रेशियो है 111, 112, 120 तक हत्तुल विसा कह रहे हैं पुलिस के 1 लाख पॉपुलेशन पे है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ इसकी 250 के करीब होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी कंट्री में 400 के करीब होते हैं, तो वैसे ही डेफिशिएंसी है पुलिस की ऐसा। उस मद्देनजर को रखें कि पुलिस डेफिशिएंसी 1 करोड़ है, 10 करोड़, सारी कंट्री में ही डेफिशिएंसी है पुलिस की ऐसा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कहना, जब वहाँ पे रैली हो रही थी हमेशा आप सेंटर से फोर्सेज मांगते हैं, आप सेंटर से कहते हैं हमें इतनी फोर्सेज चाहिए, यहाँ के हम रैली हो रही है, हम इसको ख्याल करना चाहते हैं, तो सेंटर जहाँ तक हो सकता है जो अवेलेबल फोर्स दे जाती है। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे पुलिसिंग तो एज सच सारी कंट्री के अंदर डिफेक्टिव है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, इंटेलिजेंस मैंने कहा है ही नहीं, हमारी एक्शनेबल इंटेलिजेंस है ही नहीं। और जो आप नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेल बनाना चाहते थे वो स्टेट ने नहीं मांगा कि नहीं जी हम तो नहीं, उन्होंने कह दिया NIA बना दो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या है, जाके जब एक्शन हो चुका, जब टेररिस्ट अफेक्ट हो जाता है उसके जाके इन्वेस्टिगेशन करें। आप पहले बनाना चाहते थे धर्मवरम साहब नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर, जाके प्रोएक्टिव, वो कोई भी स्टेट नहीं मानी कि नहीं 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 इससे तो सेंटर के हाथ काबू हो जाएंगे, हम तो नहीं देंगे इनको, सेंटर को ये पावर। तो ये चीजें कई है जिसकी वजह से पुलिसिंग जो है बेसिकली डिफेक्टिव है। कई पॉलिटिकल रीजन में उनमें डिटेल नहीं जाता, तो पुलिसिंग ऐसा जब आप कहते हैं बिहार में कम थी, वो जनरल डिफेक्टिव है हर जगह पे, वहाँ पे डिफेक्टिव है, वहाँ पे हो सकता है कुछ ज़्यादा उसमें कमियां हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे नाहिलियत और यहाँ पे कमजोरी और कैजुअल अप्रोच बहुत हुई है। ठीक है जाजू जी, क्या NCTC की जरूरत पड़ गई क्या? अब आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां अब लगातार बनती रहेंगी तो NCTC की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसा कि सिंह साहब भी कह रहे हैं कि NIA तो बाद में आके इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका फिर उतना महत्व नहीं रह जाता क्योंकि आप हादसे को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। सिंह साहब का मैं बहुत आभारी हूं, उनके प्रशासनिक अनुभव का उन्होंने अभी तजुर्बा दिया है कि कोई भी घटना होने के बाद जो हम जगते हैं और उसके पीछे भागते हैं जी, उसके पहले प्रिकॉशन लेकर इस प्रकार की होने वाली दुर्घटनाएं हम टाल सकते थे। और नीतीश सरकार का जो रवैया इसमें हम देख रहे हैं जी, एक असंवेदनशील, उदासीन और लापरवाह रवैया उसका इसमें देख रहे हैं। दिल्ली में छोटा मोटा हमारा कार्यक्रम होता है तो उसमें फ्रिस्टिंग होता है, उसमें तलाशी ली जाती है, उसमें जामर लगते हैं, उसके लिए फोर्स बुलाया जाता है। सीमी के आतंकवादी खंडवा की जेल में मध्य प्रदेश में भी आपके 6 आतंकवादी भाग गए, वहां शिवराज सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। सवाल कहां से भागे और कहां पकड़े गए ये नहीं है, इतने बड़े रैली का इंतजाम जो है उसको इतने पहले डिक्लेयर है, इतनी बड़ी संख्या वहां पर आ रही है तो वहां आने वालों की तलाशी हो। अच्छा, 1 अक्टूबर को एक जनरल अलर्ट दिया गया था जी, 23 अक्टूबर को मोदी जी के रैली को लेकर अलर्ट दिया गया था और नीतीश जी बयान दे रहे कि इस प्रकार का कोई अलर्ट नहीं है। और अलर्ट है या नहीं है, इतना बड़ा जब कार्यक्रम हो रहा है, पूरे बिहार की जनता वहां पर आ रही है और मोदी जी की रैली एक से एक रिकॉर्ड ब्रेक करके मुख्यमंत्री इस प्रकार का गांधी मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, आपके मुख्यमंत्री तो वहां से तलाशी नहीं है, फ्रिस्टिंग नहीं है, और इस प्रकार की जांच पड़ताल जो करने का वहां अपनाना चाहिए तरीका, इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। आपके सीएम जितने भी मुख्यमंत्री वो NCTC के फेवर में भी नहीं है, ना रमन सिंह है, ना शिवराज सिंह चौहान साहब है, तो आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? ये घटनाएं तो सवाल उसके फेवर में है या नहीं है, तो फिर सर वहां की आवश्यकता को देखते हुए जो भी फोर्स वहां लगाना चाहिए वो लगाना लोकल प्रशासन का काम है, उनकी जवाबदेही बनती है। देखिए, कल की घटना इस तरीके की घट गई कि नीतीश सरकार के विरोधियों के लिए बड़ा ही एक अच्छा अवसर मिल गया, क्योंकि पहले से ही राजनीतिक तनाव का माहौल था। पहले राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, राष्ट्रपति ने खुद से एक दिन उसके कट किया अपने दौरे को, और फिर उसके बाद से ये विवाद खत्म हुआ तो फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की चूक का मसला आ गया। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी की जो 6, 7, 8 जो रैलियां हुई हैं जी, राजनीतिक लिहाज से सफल रही ही, साथ ही कोई वाकया नहीं हुआ, और ये वाकया वहां घट गया जहां उनका राजनीतिक विरोध ज्यादा प्रबल था और उनका एक साझेदारी चुनाव भी हुआ था।
अलग हुआ था। तो नीतीश कुमार को तो अपने तरीके से जवाब देने ही पड़ेंगे, क्योंकि गया के ब्लास्ट, सिवान की घटना, रेलवे दुर्घटना और उसके पहले बगहा में जो है पुलिस फायरिंग, ऐसे कई जो है भाजपा के अलग होने के बाद से वाक्य आए हैं। और कल के वाक्य के बाद से भी चिंता इस बात की है कि देश में 2 दशकों से जो आतंकवाद का जो दौर चल रहा था, बिहार की भूमि उससे अछूती थी। बिहार में आप देखें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, दिल्ली में, बंबई में, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई जगहों पर तमाम विस्फोट हुए, लेकिन बिहार में यह वारदात देखने को नहीं मिलता था। और आज उस वक्त में ये इस्लामिक जिहाद या इंडियन मुजाहिदीन का दौर बढ़ा है बिहार में, कि जब उनकी राजनीतिक तनातनी भी एक ऐसे ग्रुप से है जो कि सिरे सिरे मुजाहिदीनों के जो है सॉफ्ट, वो बिल्कुल उनके टारगेट में है, जो उनके लिए दुश्मन नंबर 1 है। जैसे कि रिपोर्ट भी आई कि कराची में नरेंद्र मोदी के लिए जो है वहां पर सारी जो है प्लॉट तैयार हुआ और इंडियन मुजाहिदीन को वो कॉन्टेक्ट दिया गया। तो जो आपने पहला सवाल किया कि सॉफ्ट टारगेट, तो नरेंद्र मोदी तो उनके सबसे बड़े टारगेट हैं। लेकिन अब राजनीतिक विरोधी के मामले पर यह बात जब आई है, तो कल नीतीश का बयान कम से कम सांत्वना देने वाला है कि राजनीतिक विरोध भले हो, लेकिन हम लोग उस तरीके पर इस चीजों को नहीं ले जाएंगे। फिर क्या है, आप एनसीटीसी ला नहीं रहे, एनआईए बाद में आ रही है। देखिए वो मुद्दा अलग है। जैसे कि अभी सिंह साहब के पास साथ अपने पुलिस रिफॉर्म की बात उठाई, इस मुद्दे से हम पुलिस रिफॉर्म को जोड़ेंगे तो फिर बात दूसरी होगी, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एजेंडा है। खुद एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते सिंह साहब ने कहा कि पुलिसिंग में जो है हर जगह दोष है। अगर उस पर डिबेट होगा तो सारी चीजें होंगी कि पुलिसिंग जो है इंटेलिजेंस से होता है, पुलिसिंग लाठी और गाली की भाषा से नहीं होता है। और इंटेलिजेंस का अगर नेटवर्क हमारा स्ट्रांग होगा और पुलिसिंग को लेकर के जब बिहेवियर और उनके सारे टूल्स और टेक्निक और जो पुलिसिंग करने का जो तरीका है, जो कि पीपुल के सर्वेंट के रूप में, फिर रास्ता क्या तो है वो रास्ता निकलेगा। लेकिन अब रास्ता यह है कि भारत में, मैं तो चिदम्बरम को श्रेय देना चाहूंगा कि गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया, भले एनसीटीसी और अलग अलग मामले में राजनीतिक विरोध रहा हो, लेकिन नो टॉलरेंस टू टेररिज्म का जो ग्राफ है, जो डेटा है, तमाम होम मिनिस्टर की तुलना में चिदम्बरम के रिजीम में सबसे कम रहा है। और मैं उनका श्रेय उनको देना चाहूंगा, चाहे एनआईए के जरिए हो या और भी तमाम प्रोएक्टिव रोल के जरिए हो। लेकिन अगर ये चीजें फिर से घट रही हैं, तो ये चिंताजनक बात है। और बिहार के लिए खास तौर पे चिंताजनक बात है कि ये आतंकवाद की वो एक नई जमीन के रूप में वो जो है उभर रहा है। और तीसरी बात जो राजनीतिक विरोध की बात है, तो ये तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने राजनीति की जो है बात करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। आप एनसीटीसी की बात उठाया तो जाजू जी जो है उसका जो है उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे, वो बिहार की प्रशासनिक अक्षमता को लेकर के बोलेंगे। लेकिन प्रशासनिक अक्षमता का उदाहरण जो है पूरे देश में देखने को मिला है, आज बिहार में जरूर है। इवन कि नरेंद्र मोदी के शासित गुजरात में भी 2007-8 में अहमदाबाद में विस्फोट की घटनाएं घटी और कम से कम 50 लोग मारे। आज ठीक है कि वहां आतंकवाद की घटनाएं नहीं घट रही हैं। तो अभी इस बारे में देश आतंकवाद के मामले में फुल प्रूफ नहीं हुआ। सर मैं आ रहा हूं आपके पास, छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी है। अलर्ट की बात सिंह साहब ने हमें समझाई, अलर्ट क्या होता है आखिर, पर क्या सिर्फ केंद्र की ही जिम्मेदारी है? स्टेट का भी एक इनपुट होता है, स्टेट उससे काम करता है, उस इनपुट का क्या, उस पर होगी बात छोटे से ब्रेक के बाद। इक्कीसवीं सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ?
अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। क्या स्थितियां इस तरह से बन चुकी हैं कि बिहार अब आतंकियों की पनाहगाह लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर भी जो पकड़े गए थे उनका कनेक्शन भी बिहार से जुड़ा था और वो कहीं ना कहीं बिहार से उनके रूट्स बने हुए थे। सिंह साहब, ये स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बिहार का ताल्लुक है, ये कह देना कि बिहार में कुछ भी नहीं था, ये गलत है जी। बिहार में मैंने आपको बोला है स्लीपर सेल्स बहुत है। इंडियन मुजाहिदीन उसके बन गए, या पहले सिम्मी था, वहां बहुत है। नेक्स्ट लाइट ऑपरेशन और माउस्ट ऑपरेशन सबसे ज्यादा बिहार में हो रही है। जेल से जो दौड़े लोग, जेल के ऊपर अटैक हुआ, पुलिस के उठाव के बहुत से केसेस बिहार में हो रहे हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइट ऑपरेशन भी वहां पे थी। तीसरी बात है कि वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आप वहां पे कोई सनलाइट सेना है, कोई तीसरी सेना है, वो जिनके पास आर्म्स एम्युनिशन है, जिनको लोकल नेता हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इन लिहाज से बिहार वनरेबल था, वनरेबल रहा है, वनरेबल है। मैं बिहार में 2 साल गांधी मैदान में देखा है, गांधी मैदान को। मैं बिहार में 2-3 साल रहा हूँ। वनरेबल पहले भी था, वनरेबल आज भी है। सिर्फ फर्क ये हुआ कि पहली स्थिति से लॉ एंड ऑर्डर नीतीश साहब की स्थिति में वो कहते हैं कम हादसे हुए, बिल्कुल कम हुए। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट को लेकर कह रहा हूँ कि इस इंसिडेंट के अंदर जो नेग्लिजेंस और कोताही हुई है वो कैजुअल ज्यादा, वो कैजुअल लोकल। मैं बिहार की टोटल स्टेट को ब्लेम नहीं करना चाहता। प्रशासन जो एक डिप्टी कमिश्नर एक चीज समझाइए सर, वो नहीं एक चीज समझाइए स्टेट लेवल के ऊपर, क्योंकि स्टेट लेवल की पुलिसिंग अलग हो जाती है। स्टेट लेवल या स्टेट के हाथ में कितनी चीजें होती हैं अगर इस तरह की बात आती है तो? कितना सक्षम स्टेट है? मैं आपको बताऊं, केंद्र को हटा दीजिए। स्टेट के हाथ में अपनी जो लोकल पुलिस है, उसकी जो उसको कहते हैं पुलिस थाने की जो पुलिस है, वो उनके आजकल हर जगह पे बहुत कम हो गई, क्योंकि बीट कांस्टेबल तो मिलता ही नहीं। और पुलिस की मेरे नफरी 50% है। उसके अलावा उनकी स्पेशल ब्रांच होती है। स्पेशल ब्रांच में उनकी इंटेलिजेंस ब्रांच होती है। इसके बाद उनकी रिजर्व बिहार मिलिट्री पुलिस भी कॉल इट BMP, बिहार मिलिट्री पुलिस, एक्चुअली नॉट मिलिट्री पुलिस, रिजर्व पुलिस फॉर आर्म, इसको आर्म पुलिस कहते हैं। लेकिन टोटल जो है रिटायर्ड भी है। क्या ये टेररिज्म से निपटने के लिए काफी है? कहने का नहीं, आप समझिए, टेररिज्म को निपटने के लिए हाईएस्ट नफरी भी कम है। आप देखिए, आपने कंसंट्रेट कर दिया छत्तीसगढ़ को, पुलिस से इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी कंसंट्रेशन, फिर भी टेररिज्म हो जाता है। तो टेररिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसको कंट्रोल करने के लिए फोर्स का कोई मतलब नहीं। उसका क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। मैं पंजाब में टेररिज्म को, मेरे साथ थे गिल साहब के साथ 8 साल 10 साल में रहा हूँ, मेरे ऊपर गोली चली। टेररिज्म को कंट्रोल करने की बातें और होती हैं, उसमें कितना आपके हाथ में है, कितना पॉलिटिशियन के हाथ में है, आप क्या टेररिज्म को कितना, क्या अगर स्टेट चाहे तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बेसिक जो रिफॉर्म चंद्रबाबू साहब लाना चाहते थे, बड़े पॉजिटिव रिफॉर्म लाना चाहते थे पुलिस के अंदर। उन्होंने कहा कि आपको एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेल बनाना चाहिए, जो जब भी चाहे किसी भी स्टेट में इंडक्ट किया जा सकते, और उनके काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन वो करेंगे। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में सवाल आया तो बिल्कुल उन्होंने कहा ये तो हमारे हाथ में आ जाएगी। तो एक तो बात ये, दूसरी बात है कि उन्होंने जो बनाया, कम से कम ये तो बना दिया कि NIA बना दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ ना कुछ तो निकला। इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं उनके बाद कुछ ना कुछ तो निकलता है। एक लाइन में सिद्धार्थ जी कहना चाहूंगा, बिहार का चूंकि तजुर्बा टेररिस्ट से काउंटर करने का अब ये नया पे दिख रहा है। पहले वहां की जो पुलिस बल है वो टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए उस तरीके से अभ्यस्त नहीं थी। सिंह साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। पंजाब में जो टेररिज्म का जो लंबा दौर चला तो पंजाब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, बाद में ही वो काबू कर पाए। बिहार की पुलिस जो है नीतीश के नेतृत्व में, जो लालू के टाइम में जो अपराध का बहुत बड़ा गढ़ था बिहार, कि वहाँ शाम में फिरौती, लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, जो फिरौती का और अपहरण का एक बहुत बड़ा कारोबार वहाँ बन गया था, कि खेती और उद्योग नहीं अपहरण का कारोबार था। तो उस सिनेरियो को तो नीतीश ने चेंज किया है। हम किसी राजनीतिक समर्थन और विरोध के बावजूद इस सत्य को नहीं झुठला सकते। लेकिन जो आतंकवाद का दौर आया है बिहार में, तो इसमें वहाँ के लिए एक चुनौती है पुलिस बल को कि वो अपने को उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। एक लफ्ज कहना चाहूँगा, एक लफ्ज, ये आतंकवाद किससे समझते हैं? ये आतंकवाद आप समझ रहे हैं सिर्फ जिहादी आतंकवाद।
मैं समझता हूं कि जितनी नक्सलाइट ऑपरेशन हाँ, जब मुझे बिहार में ले गए, जब बिहार में मुझे कहा देखो कैसे, तो मैंने कहा था सबसे पहले यहाँ सेक्टर स्कीम इंट्रोड्यूस करो। यहाँ पे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट माउंट्स के इन्फ्लुएंस रहा शुरू से ही, तो वो भी आतंकवाद था। तो ये मत कहिए बिहार में आतंकवाद तो चलता रहा, किसी फॉर्म में चलता रहा, नक्सलाइट फॉर्म में चलता रहा। आज की डेट में साहब जो पिछले इंसिडेंट कितने भी हुए हैं जहाँ पे आपको फेक करेंसी के नोट्स हाथ में आए, वो सारा नेपाल बिहार बॉर्डर से आया। ठीक है, इसी पे आ रहा था कि इंडियन बॉयज जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। सरकार जी बॉम्ब ब्लास्ट का तो नहीं, लेकिन जो बिहार का बिहार नेपाल बॉर्डर भी उग्रवादी करते रहे हैं। ये पूरा बिहार और नेपाल का बॉर्डर भी लगा हुआ है। फिर वही बात हम आ जाएंगे कि वहां पर भी, क्योंकि वहां से भी आना कहीं से आना बहुत पॉसिबल है और आते भी हैं, जैसे पनाहगाह की बात लगातार हम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर कितना सक्षम अभी आप देखते हैं राज्य सरकार को, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहेगा, इसके ऊपर कभी एक मत पे कोई आ नहीं सकता है। देखिए राज्य सरकारों को अगर आप देखें, और सिर्फ जैसा सिंह साहब ने कहा सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश भी अगर देखें आप, मुजफ्फरनगर की जो घटना थी 26 तारीख अगस्त के लेके और 7 सितंबर तक वहाँ घटनाएं घटती रही। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्शंस है वो नहीं, जिसके वजह से वो जाके उसके बाद भड़की। तो ये प्रॉब्लम जो है पुलिसिंग का हर पूरे देश में है, और पुलिसिंग पे हमें क्या करना है, मेरे ख्याल में उस पर पूरी अलग बहस होनी चाहिए। और पूरा नहीं, पुलिस की ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, और पुलिस का जो हम कहते हैं बार बार इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस का लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, आप उसको ऊपर कुछ कर भी नहीं। इंटेलिजेंस का सिस्टम तो है ही नहीं वर्चुअली। जो पुलिस में थाने में काम नहीं करते उनको पनिशमेंट के लिए इंटेलिजेंस सेल में भेज दिया जाता है, वहां वो बेचारे दुखी रहते हैं क्योंकि वहां कमाई उमाई कम होती है, तो वो बेचारे क्या इंटेलिजेंस करेंगे। तो हमें एक तो अगर पुलिस के रिफॉर्म्स करनी है, इंटेलिजेंस करना है तो वो करना है। दूसरी चीज आप बार बार कर रहे हैं कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेल, देखिए इस देश में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेल से सारे राज्य क्यों डरे हुए हैं। सीबीआई को जिस तरह से पॉलिटिकली यूज किया गया और बार बार किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस हो रहा है बार बार राज्यों में और राज्यों के उथल पुथल करने में और तरह तरह के लोगों को परेशान करने में। दूसरी बात, एनआईए को भी जिस तरह से पॉलिटिकली यूज किया गया, जो आतंकवादी नहीं है उनको जबरदस्ती आतंकवादी बनाया गया, और जो आतंकवादी थे उनको छोड़ा गया। तो एनआईए का जो पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, तो मैं और दूसरी चीज, राज्य अपने भरोसे ही रहेंगे। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, राज्य भरोसे नहीं रहेंगे, पर सवाल यह है कि केंद्र अगर हर चीज पॉलिटिकल पर्पज से करेगी तो राज्य क्या करेंगे। चलिए ले दें कि हम राजनीति पे ही आ रहे हैं। दूसरी चीज, एनआईए का अगर देखें जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है उनको। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें देखना पड़ेगा। क्या जाजू जी सर जाजू जी, क्या ये एक हार नहीं है बतौर एक राजनेता, एक मुद्दे के ऊपर, एक राष्ट्रीय संकट के ऊपर आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं? क्या ये राजनीतिक वर्ग की हार नहीं है? ठीक है, माना आपके मुद्दे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, एक चुनाव एक अलग विषय है, पर ये तो एक हमारा राष्ट्रीय संकट है, इसके ऊपर भी एक नहीं हो पा रहा है हम, इस पे भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात आ जाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसे कुछ विषय राजनीति में चाहिए जो राजनीति के ऊपर उठकर सभी राजनेता उस पर एकमत हो। पर मुझे एक बात आप बताइए जी कि रैली के पहले दिन राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति को लाने का अप्रूवल वहां के मुख्यमंत्री देते हैं। राष्ट्रपति ने बहुत अच्छी विजडम बताई, एक तजुर्बा दिया, और इस प्रकार का संघर्ष उन्होंने अवॉइड किया। पहले दिन पुलिस यंत्रणा किस काम के लिए यूज की बिहार के, कि जहां पर जिस जगह पे अनधिकृत जगह पे जो पोस्टर और होर्डिंग लगे थे वो होर्डिंग हटाने के लिए पुलिस यंत्रणा का उपयोग किया, और जो अधिकृत जगह थी, जो ऑथराइज जगह पे अनऑथराइज बॉम्ब थे, वो उसके हटाने के लिए पुलिस नहीं थे। वो इस प्रकार का पॉलिटिकल उपयोग उनका हो रहा है, इसके बारे में हम कब सोचेंगे। आप कुछ 15 दिन पहले देश के गृह मंत्री ने बयान दिया, क्या बयान दिया, कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी पकड़कर उन पर कार्रवाई ना करें। इसका मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देश का आपका प्रशासन और पुलिस आतंकवादी पकड़कर सब मुसलमानों को क्या परेशान कर रहे हैं? यानी आप एक तरफ आतंकवाद की पुरस्दारी कर रहे हो, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो, दूसरी ओर आतंकवाद इस प्रकार से बढ़ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन ने वो जिस प्रकार का चैलेंज दिया, बहुत सद्भाग्य से वो बम फटे नहीं और बाद में डिटेक्ट हो गए। सवाल ऐसा है, कोई भी विचार में भी घायल हो गए के हिंसक कार्रवाई से आप रोक नहीं सकते जी।
और नीतीश जी ने जिस प्रकार का समझदारी का व्यवहार इसमें करना चाहिए था, उसका पूरा अभाव, एक राजकीय द्वेष का अभाव इसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने बाकी फोरकास्ट कर इतनी बड़ी रैली जिसकी चर्चा पूरे देश में है, बिहार जैसा एक पॉलिटिकल अलर्ट स्टेट है, मोदी जी का जो करिश्मेटिक नेतृत्व है, और पूरे बिहार में यानी रैली के पहले दिन 1-2 लाख लोग उस गांधी मैदान में आते हैं, जो जयप्रकाश नारायण जी के टाइम भी नहीं हुआ था। इतना उत्साह, और ये देखकर प्रशासन को जिस सीरियसली ये सब बातें हैंडल करनी चाहिए थी, उसका कितना अभाव हम देख रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विषयों के ऊपर राजनीतिक दृष्टिकोण न रखते हुए एक वाइडर पर्सपेक्टिव का आवश्यकता है, उस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। जी सिंह साहब, जरा ये बताइए कि सब बातें हमने कर ली, डिटेक्शन कैसे हो, बीमारी पता कैसे चले, ये प्रोएक्टिवनेस कैसे आएगी, क्योंकि कामयाबी तो वही है आपकी। अगर आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं, बम फटे जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, और बाद में फिर आप किसी को फांसी भी चढ़ा दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है, पर अगर डिटेक्शन कैसे हो? मैं अर्ज ये करता हूँ, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है, डिटेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस पता होनी है, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। डिटेक्शन से एक लिंक को दूसरे लिंक से तीसरे लिंक जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। ना ही हमारी इंटेलिजेंस जो फोर्सेस हैं इतनी उनके पास स्ट्रेंथ है, ना ही अभी उनके पास इतने हैं। अभी उन्होंने इनको साइबर क्राइम वगैरह के देखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे देखने की शुरू किया, लेकिन पहले इनके पास इतने यासीन भटकल को तो पकड़ लाए ना। अभी सिर्फ सवाल ये होता है कि आप क्या इनकी एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपको, इसके 2 तरीके होते हैं जी। एक तो आपको थोड़ा बहुत खबर मिलती है जनरल इंटेलिजेंस की, जनरल इंटेलिजेंस के बाद आपके लोकल इंटेलिजेंस को काम करना होता है। जो भी स्टेट है, जब हमें इंटेलिजेंस मिलती है कि जी आज यहाँ पे ये खतरा हुआ है, ये तो हम उस वक्त जितने लोकल इंटेलिजेंस को अपने अलर्ट करते हैं। लोकल थाने लेवल की इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर वही बात आ जाएगी ना, वहां पे तो आप जितनी पर्याप्त पुलिसिंग आपको चाहिए वो लोग ही नहीं है वहां पर, थाने के अंदर पद भरे ही नहीं है। उसके तो आप कई रीजन है लोकल इंटेलिजेंस के ना लेने के। पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है कि आप कहते हैं इस इंटेलिजेंस ना कलेक्ट करो, इसको करो। मैं आपको यही अर्ज करता हूँ, कल तक तो ये कहा गया कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें तो राजनीति है, उसकी वजह से ये हुआ। तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिशियन का क्या होना चाहिए, जैसे आपके साथ मैं सहमत हूँ, इन चीज़ों के लिए हमें कोई हम ख्याल है ही नहीं। हम हर वक्त अपने इस को इससे पॉलिटिकल क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रही है, फलाने क्या कर रही है। अरे भाई, इस टेररिज्म के लिए एक सेपरेट आप लगा सकते हैं। यू कैन इंट्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन, इफ यू एग्री विद दैट, वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने को जब बाबरी मस्जिद गिरी तो आई वाज देयर, आफ्टरवर्ड नथिंग, स्थितियां हो रही। सिंह साहब जो आप बता रहे हैं, जैसा सरकार साहब, सिंह साहब जो बात कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राष्ट्रीय संकट हम मानने को तैयार नहीं है आतंकवाद को, उसके आड़ के अंदर राजनीति पहले आ जा रही है बार-बार। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है, और अगर आप ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एजेंसीज जो है दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। सवाल यह है कि काम किसको करना है। किसी भी राज्य में स्टेट पुलिस को करना है। स्टेट पुलिस का जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, स्टेट पुलिस को जब तक आप पूरा सक्षम नहीं बनाएंगे, तब तक ये सारे नेशनल काउंटर टेररिज्म और इस तरह की चीजें जो है कि पैराड्रॉपिंग करके मतलब काम नहीं हो सकती। देखिए, एक चीज मैं और कहता हूँ, बिल्कुल मैं किसने करना है, मैं एक आपके 3 पहला पुलिस कमीशन बैठा, सेकंड पुलिस कमीशन बैठा, थर्ड पुलिस कमीशन बैठा। जो पुलिस कमीशन है वो तो दे आर कैचिंग डस्ट इन द स्टेट, उसको किसी ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। जो पुलिस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है किसी भी स्टेट प्रायोरिटीज के अंदर भी। अभी पिछले दिनों में पब्लिक लिटिगेशन हमारे एक पुलिस अफसर ने किया पीआईएल के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया कि पुलिस में एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जिसे लाइक ए लॉ, किसी ने किया नहीं। अब तक वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी किसी भी स्टेट में नहीं हुई। वो किसने रिफॉर्म करना है? रिफॉर्म हैज टू बी डन बाय द स्टेट। जी, स्टेट ठीक है, रिफॉर्म हैज टू बी डन बाय द स्टेट। बट बहुत सारी चीजें होती है जब एक साथ बैठ के, यहाँ भी पुलिस के रिफॉर्म्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, सेंट्रली बैठ के तय किया जाता है जो स्टेट्स करते हैं। सर मैं यही तो आपको ये ये लोग नहीं बैठ पा रहे। मैं सेंट्रल एजेंसी के साथ भी रहा हूँ, और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने जब पुलिस कमीशन बैठाने के बाद फिर सेंट्रल पुलिस इंप्लीमेंटेशन कमीशन बैठाया। मिस्टर रिबेरो वाज इन चार्ज, आई वाज विद हिम, कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ हुई है। आपका उससे ज्यादा क्या हुआ?
हर स्टेट के अंदर जाकर हर चीफ मिनिस्टर के साथ बातें करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के फेस ऑफ इट सामने कहा हाँ असल में बात यही होती है जब आप कहते हैं स्टेट, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उनको एप्रीहेंशन, आज तो चलो यूपीए गवर्नमेंट है, आपको एप्रीहेंशन हो गई कि हाँ जी सीबीआई कर दी, ये पहले भी था। मतलब है कि आप इसमें कुछ ना कुछ राजनीति है उसमें इंट्रोड्यूस करते मतलब ढूंढ के राजनीति निकाली जा रही है, चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करके, चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करके उसको आप कम से कम वो नई स्थिति पर बन पाएंगे। ठीक है, नहीं सिंह साहब ने जो कहा उससे एक बात उभर के यही आती है कि आपको कहाँ सक्षम बनाना है। स्टेट्स में पूरे इंस्टीट्यूशन को सक्षम जब तक आप नहीं बनाएंगे, आप जितनी भी राजनीति करते रहे, जितनी भी करते रहे, फेलियर्स तो नहीं होना है। इंटेलिजेंस फेलियर हो, चाहे एक्शनेबल फेलियर हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर हो, तो उसके बारे में जो है हर स्टेट उसमें भी राजनीतिक वर्ग को डर है कि मेरे खिलाफ वो यूज ना कर ले, ये भी विडंबना है। नहीं, विडंबना तो हो सकती है, पर सवाल ये है अगर टेररिज्म है और उसको हमें फाइट करना है, और आज से नहीं, हम पिछले 30 साल से ज्यादा हो गए टेररिज्म को झेलते हुए, उसका अगर एक्शन नहीं लेंगे, बिहार की अगर बात करें, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी पूरा बेल्ट है, पूरा बेल्ट है वो, और नेपाल से जो है, नेपाल तो एक आप कह सकते हैं कि वहां जाके छुपने की अच्छी जगह बन गई है, सारा बॉर्डर पोरस है, यहाँ काम कीजिए, वहां जाके छुप जाइए, फिर आके काम कीजिए। बहुत ज्यादा मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट बॉर्डर एरियाज भी नहीं है नेपाल वाला, आप आराम से कोई भी आ जा सकता है। सारी चीजें जो है जहां तक हम बात कर रहे हैं, पटना की हम बात अगर करते हैं, चाहे लखनऊ की बात करें, नेपाल इज ए कॉमन फैक्टर फॉर बोथ। तो उन सारी चीजों को जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस को हम इंप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये मनोज इंटेलिजेंस का मतलब ही है ना कि अक्लमंदी, आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, वो पहले डिटेक्ट कर ले उसको, तो ये स्थिति इंफॉर्मेशन पहले से आने। देखिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है वो ये काम किस हद तक करती है, खा रही है। देखिए दिक्कत ये है कि हम मीडिया के लोग या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा वारदात जब होता है या कोई ऐसा ओकेजन होता है, तब हम इन सारे मुद्दों पर गहराई से छानबीन करते हैं। इन जनरल और इन रूटीन में पूरी पुलिसिंग की जो रीति नीति है, मैं बड़े अफसरों की बात नहीं करता हूं, उनका एक पुलिसिंग का विजन है, जैसे सिंह साहब ने भी काफ़ी पुलिस रिफॉर्म के विजन दिए, मुझे बड़े अच्छे लगे वो। लेकिन इन जनरल जो पुलिस की रीति नीति है कि खौफ पैदा करके, अपना लाइसेंसी एक तरह से गुंडापन दिखा करके आप लोगों की सेवा नहीं करते हैं। अरे ठीक है कि कभी कभी आतंकवाद की घटना घट जाती है या कभी कोई बहुत बड़ा ओकेजन होता है, तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियन देखना चाहता है कि पॉलिटिशियन पर वो आरोप न लगाए कि आपने इस आयोजन को जो है ठीक तरीके से नहीं किया। इन जनरल जो डे टू डे जो पुलिस की जो सर्विस होती है जनता के लिए, कोई वेरिफिकेशन कराना है, कोई केस का निपटारा कराना है, कहीं मारपीट हो गई, कोई वारदात हो गया, कोई किसी तरीके की अपराध या किसी तरीके का लोगों का दुख दर्द होता है, आप थाने में लेकर के जाते हैं, आपके साथ कैसा सलूक होता है, कैसे उसका निपटारा होता है। एफआईआर जो हर चीज का आधार बना हुआ है, आप सबको मालूम है कि एफआईआर दर्ज होने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद से पुलिस को लेकर के इतना ज्यादा मंथन हुआ कि आपका दिल्ली पुलिस में एक प्रोएक्टिव एक अप्रोच आ गया, एक एटीट्यूड आ गया, क्योंकि ऊपर से इस तरीके का मैसेज गया डाउन द ऑर्डर कि वो एक तरह से रीति नीति और कल्ट बदला। लेकिन इन जनरल न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि जो कि राजधानी है, पूरे देश की पुलिसिंग को लेकर के एक विल पावर बनाना होगा, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में देश के पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, इसकी रीति नीति बदलने को लेकर के उनका प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनको केवल अपनी सिक्योरिटी चाहिए। वो पुलिस को अपने हित में यूज करना चाहते हैं, न कि वो ये चाहते हैं कि वो जनता के हित में काम करे। ठीक है, और इसी वजह से पुलिस को लेकर के कोई जो है एम्बिशियस कोई आज तक पहल नहीं की जा सकती। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जाजू साहब, जेटली जी कहते हैं कि नई इंफॉर्मेशन दी गई, अलर्ट दिया ही था, हमले को लेकर जानकारी थी ही। इस तरह से इतने बड़े मुद्दे के ऊपर एकदम से ये आरोप आप लगा देते हैं या आपके नेता लगा देते हैं, ठीक है, अगर उसमें फेलियर उसको आगे बढ़ा, क्योंकि ये एक आतंकवाद का मुद्दा है, किसी पार्टी लाइन का मुद्दा नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्टली गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर देना कि नहीं इन्होंने तो इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये कौन सी जांच जेटली साहब कर रहे हैं? बेसिकली अरुण जेटली जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने बोला है। गृह मंत्रालय ने पुष्टि नहीं की, कौन सा पत्र सर्कुलेट हुआ, गृह मंत्रालय ने कौन सा पत्र सर्कुलेट किया, उसकी भी जानकारी और उसके पत्र का नंबर हमने जारी किया है। सवाल यह है, केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय खुफिया एजेंसी जानकारी देने वाले, इनका यह 100% फेल्यूर है। और हमारे देश में कोई भी हादसा और इस प्रकार का एक्सीडेंट होने के बाद उसके बारे में जो माइन्यूट चर्चा शुरू होती है और उसके बारे में हम प्रशासन को सोचने को मजबूर करते हैं
इस प्रकार की घटना ना होने के लिए पहले ही फोरकास्टिंग कर उस प्रकार की सोच हम क्यों नहीं डेवलप करते? इस विषय में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा लेकर उसके बारे में कॉमन सॉल्यूशन निकालने की कोई प्रक्रिया, कोई प्रयोग इस देश में हो नहीं रहा है। कांग्रेस कहती है आप सहयोग नहीं करते उसमें, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का नहीं तो गृह मंत्री ये बयान नहीं देते। पर सर फिर वही बात है कि आप एनसीटीसी लाने नहीं देना चाह रहे अपने राज्य के अंदर, आपको लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आपके खिलाफ यूज होगा कि आपका प्रशासन काम ठीक नहीं कर रहा है। कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर प्रशासन हो, इस प्रकार की घटनाएं जी। चलिए सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, जाजू साहब सुन लीजिए। डेवलप करना जाजू साहब एक मिनट, सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। ये जो बयान है ना कि इंटेलिजेंस फेलियर है, आईबी की फेलियर है, सेंटर की फेलियर है, ये फिर पॉलिटिकल बयान है। मैं ये चाहता हूँ, आप ये सोचिए, इंटेलिजेंस जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इंटेलिजेंस ऐसी नहीं होती कि जगह जगह पे देश की इमेज को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं। हाँ, असल में बात यह है कि आपकी जो लो लेवल इंटेलिजेंस होती है, जो सरफेस इंटेलिजेंस है, आपको डीप इंटेलिजेंस है, वो है ही नहीं। स्टेट के अंदर जो बीट कांस्टेबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, जो जाके इंटेलिजेंस कलेक्ट करता था। स्टेट के अंदर तो वो यूज ही अपने लेवल पे हो रहे हैं। आपने अभी किसी आदमी ने कहा कि डराना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही डराना चाहिए पुलिस वालों को। लेकिन आप देखिए, जब पुलिस का इकबाल ही नहीं, एक सिपाही यहाँ जाता है, एक सब इंस्पेक्टर उसको गोली मार देता है, एक पॉलिटिशियन उसको मरवा देता है, तो पुलिस का इकबाल कहाँ से आ रहा है? पुराने जमाने में कहते हैं पुलिस का थोड़ा इकबाल है, वो आदमी खड़ा है, उससे लोग डरते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि उसमें भाव क्रिएट कर रहा है, भाव के साथ भाव भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, वो मैं नहीं कहता हूँ रिफॉर्म में। मेरा मतलब है पुलिसिंग है सच, प्रोफेशनल तो अपनी जान तो बचाएगी, साथ ही वो जान की रक्षा करे। कई लोगों की लोग उसको देख के डरने लगे। हाँ, नहीं देखिए बड़े पुलिस का जो रोल मॉडल मैं जो सोचता हूँ कि बड़े दिल वाला पुलिस, कि जहां पर बहादुरी दिखाने की बात हो तो जनता के हित में संवेदनशीलता हो, उसमें सेंसिटिविटी हो, ये नहीं कि आप अपने टेरर का खौफ दिखाएं। पटना में जो घटना घटी है जी, मेरे ख्याल में उससे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं थी। जो घटना घट रही थी, जो सिंह साहब ने बार बार कहा कि एक्शनेबल जी, अगर जो वहां जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस क्षेत्र का जो है अगर सघन उन्होंने पूरी उसकी जांच की होती तो ये कहीं छुपा नहीं होता। ठीक है, आज एक खबर आई है, मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगा, एक आज खबर आई है जेडीयू की रैली के अंदर पुलिस वाले और रैली में साइकिल चला रहे हैं। तो एक ये भी है, मैं बोलूंगा जरा कि वो वीडियो थोड़ी देर में जरा प्ले करेंगे अगर हमारे पास रखा होगा तो, क्योंकि उसके अंदर भी पता चलता है कि जेडीयू की रैली के अंदर वो रैली में झंडे लगे हुए हैं और साइकिल पर उस पुलिस वाले उस साइकिल को चला रहे हैं। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि किस तरह से पुलिस को जमीनी तौर पे आप जो बात कर रहे हैं वो कैसे हम यूज करते हैं। साइकिल चलवाने के लिए हम यूज कर रहे हैं जहां पर झंडे लगे, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है। मोदी जी ने बंजारा का इस्तेमाल किया। देखिए सर, मैं जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये इसी के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस वाले जो है आराम से ये झंडे लगे हुए चला रहे हैं गाड़ियों को। तो ये भी अपने आप में ग्राउंड लेवल पे किस तरह से पुलिसिंग हो रही है, और इसको लेकर के कोई जवाब अभी तक ना जेडीयू की ओर से दिया गया ना किसी की ओर से जवाब दिया गया है। यहाँ के माननीय कोई विधायक साहब है, उनकी उधर से रैली हो रही थी, इन्होंने पुलिस वालों को भी बिठा लिया, उसमें झंडे लगे थे और साइकिल चलाने लगे। तो ठीक है, ये स्थिति है प्रदेश में, और ये लोग कैसे आतंकवाद करती है। मैं तो बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जाति के हिसाब से इस्तेमाल किया कि नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने रसूख का इस्तेमाल करती है और पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ किसी भी तरीके का मौका नहीं छोड़ना चाहती। और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो है बिल्कुल बदले की राजनीति करते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं अपने बिहार के अनुभव से बताना चाहता हूँ। इलेक्शन के टाइम पे सेशन जी थे, इलेक्शन के लिए मुझे भेज दिया गया बिहार में, इलेक्शन का 95 में इलेक्शन के लिए मुझे भेजा गया चीफ बनाकर, इलेक्शन जो है इसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, तो रात के टाइम में कस्बा विलेज है वहाँ पे, जब आप पूर्णिया की तरफ जाते हैं तो वो कस्बा विलेज से एक आदमी वेपन लेके जा रहा था गाड़ी से। मैंने उनको रोका, मेरे साथ कोई और भी अफसर थे जी। वो कहा आप जानते नहीं, मैं विधायक हूँ यहाँ का। मैं कहा जी मैं तो जानता हूँ, मैं पंजाब से आया हूँ, मैंने बड़ी गोलियाँ शोलियाँ खाई, अब छोड़ दीजिए इस चीज़ों। तो बड़ी मुश्किल से वो विधायक साहब को हमने उनके हवेले में जाके कंट्रोल करा दिया कि नहीं जी आप। तो ये जैसे आप कहते हैं, अल्टीमेटली जब तक आप इश्यू को डीपोलिटिसाइजेशन नहीं करेंगे उतनी देर तक डीपोलिटिसाइजेशन, गैर राजनीतिक रवैया कैसे। चलिए वक्त का तकाजा है, फाइनल कमेंट सबसे मैं यहाँ पर लूंगा मनोज जी, कैसे जो सवाल उठाया गया डीपोलिटिसाइजेशन कैसे हो, कैसे गैर राजनीतिक रवैया क्रिएट किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है कि राजनीति का हस्तक्षेप जो प्रशासन में करने की बात है, तो हमें इसका एक नया मॉडल तलाशना होगा कि आखिर डेमोक्रेटिक
जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी अकाउंटेबिलिटी है, और अगर वो प्रशासन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर उनको अकाउंटेबिलिटी में क्या जवाब देंगे। और प्रशासन को अगर आप फ्री छोड़ते हैं तो फिर प्रशासन को आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाइए, क्योंकि पुलिस और आईएएस जो हैं नेताओं के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का रोल को कैसे, और केंद्र सरकार राज्यों के रोल को भी रिडिफाइन करने की जरूरत है। हाँ। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें बेटर गवर्नेंस और डिलीवरेंस चाहिए। हाँ। यहाँ पर राज्य और केंद्र जो है अपने अपने अधिकारों को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं। एनसीटीटी की जो बात करते हैं वहां पर राज्यों को यह लगा कि वैसे ही केंद्र के पास पावर ज्यादा है, इकोनॉमिक पावर हमारे पास तो है ही नहीं, तो उस बहाने राज्य ये राज्यों के अधिकारों का हस्तक्षेप केंद्र करेगा। तो ये पूरा एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिस पर बड़े सावधानी, बड़े गंभीरता और बड़ी व्यापकता से मंथन करना होगा। हाँ। कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बेटर गवर्नेंस का जो है डिलीवरेंस का मॉडल बनाया। देखिए, अगर आप देखें हर राज्य में पुलिस इज पॉलिटिसाइज्ड। हाँ। जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर होती है उसके लिए काम करती है। आपका मॉडल क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं अगर देखें दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में पुलिस जिस तरह से काम करती है ना, वेरी एडमिनिस्ट्रेटिवली और बहुत मामले में अगर आप देखें इफेक्टिवली काम करती है। आई थिंक दैट शुड बी द मॉडल पूरे देश के लिए। I am not agree with this. नहीं, Delhi police, I have strong reservation about Delhi मेरे भी रिजर्वेशंस हैं, but despite that, साउथ इंडिया की पुलिस को मैं मानता हूं कि they work as a public servant, उनका जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका कंसर्न लगता है कि वो पब्लिक के सेवियर है। कहीं कहीं है, पुलिस तो चलिए बहुत सारी चीजें खुद से भी आती हैं, तो ये भी एक बात है, हर चीज अब सिखाई तो जा नहीं सकती। हाँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस जो है लोगों के हित में कैसे काम करे। लोगों के हित में नहीं काम करता है, लोगों से वसूली कैसे की जाजू जी, कैसे होगा डीपॉलिटिसाइजेशन, कैसे होगा आप बताइए। चलिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां जिस राजनीतिक समझदारी का परिचय दिया, नहीं तो इतने बड़े पॉपुलर नेता को हैवाक करना कोई कठिन बात नहीं थी, पर उन्होंने जो पॉलिटिकल विजडम लिया और वो यह सभा करके बताई कि जिसके कारण आतंकवादियों का हौसला ना बढ़े, लोग शांति से ये सब सुने और देश में अमन और शांति का माहौल हो, इसलिए उन्होंने जिस प्रकार का वहां पर बयान दिया है वो धन्यवाद के पात्र है। इस प्रकार की निंदनीय घटना से कोई विचार की कंपटीशन नहीं हो सकती, कोई विचार दब नहीं सकता। इस प्रकार का एक मैसेज उन्होंने दिया, एक ब्रेव नेता का मिसाल उन्होंने पेश की है पूरे देश में। चलिए सिंह साहब जल्दी संक्षेप। मैं एक लाइन में कहूंगा, जहां तक टेररिस्ट है, टेररिज्म के लिए डेफिनेटली इनको बैठ के एक सेपरेट एक क्राइम सिचुएशन कंसिडर करके इसके ऊपर इनको बैठ के चेक्स एंड बैलेंसेस करके एक यूनिफाइड कंट्रोल के अंडर आना पड़ेगा। अदरवाइज टेररिज्म कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए यूनिफाइड कंट्रोल चेक बैलेंसेस लगा के क्या बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता और देशभक्ति की बात आती है तो सिर्फ हम जनगणमन गाने तक या वंदे मातरम गाने तक ना सीमित रखें, इन मुद्दों को लेकर के सामने आए और सामने आकर के एक ऐसी पहल की जाए ताकि इस राष्ट्रीय संकट से हम निपट सकें, क्योंकि बहुत दुख होता है जब हमारे देश के लोग बेमौत इसमें मारे जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुल मिला के आज हम कोशिश कर रहे थे कि पता करें कि क्या कुछ बातें निकल सकें। बहुत सारी बातें हमने कैजुअल अप्रोच की भी बात की कि किस तरह से रवैया जमीनी तौर पर होता है। इसके अलावा हमने बात की एनसीटीसी के अंदर किस तरह से राज्य सरकार अपने पल्ला झाड़ लेती है, वहां भी एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी बात है और वही बात हम कर रहे हैं कि एक बैनर के तले आकर के अगर सब बात करें और इस आतंकवाद से लड़ने की बात करें तो जरूर हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार। से 67 साल पहले एक किसान पुत्र ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ा। आज उनके लिए जुड़ेंगे